नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या के मेयर, भाजपा नेता भी हैं और मेयर का प्रभार भी है। और इन दिनों जब राम मंदिर का निर्माण बहुत शबाब पर है तो कई बार खबरों में ऋषिकेश जी का नाम आता रहता है। अयोध्या में भी काम अपनी गति से चल रहा है और तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर उन सवाल जवाब का राउंड है ये, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ऋषिकेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक सवाल तो यही है कि आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे। 88 या 89 के आसपास आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आए और फिर मंदिर आंदोलन पे आए, क्या कहानी है? देखिए, मूलतः हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन दिनों जब ये आंदोलन शबाब पर था तो मैं यहाँ अपनी एक शाखा का मुख्य शिक्षक था। उस नाते जो वहाँ पर एक रामकथा कुंज है जहाँ पर हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी सब रहते थे, तो वहाँ हम लोग अतिथि व्यवस्था के नाते वहाँ हम लोग रहते थे। धीरे धीरे जन्मभूमि का आंदोलन बाद विद्यार्थी परिषद में भी हम लोग रहे। तो अयोध्या के होने के नाते और भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम के मंदिर के निर्माण का आंदोलन था, तो हम लोगों ने सक्रिय भागीदारी उसमें निभाई। मंदिर में सक्रिय भागीदारी निभाई, फिर उसके बाद कॉलेज खोल लिए अयोध्या में आप, और फिर नेतागिरी थोड़ी सी बढ़ी हैं। अब इस राम मंदिर आंदोलन के सलाका पुरुष परमहंस श्री रामचंद्र दास जी थे। उनका देहावसान जब हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ, इस देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके अंत्येष्टि में आए थे और बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। उस समय हम लोगों की आयु बहुत तो नहीं थी, लेकिन मन में आया कि जिसने इस मंदिर आंदोलन को इस शिखर पर ले गया उसके नाम से कुछ खोला जाए। तो मन में आया कि एक कॉलेज खोला जाए अयोध्या में। चूँकि एक एडेड कॉलेज मात्र साकेत महाविद्यालय था, तो उनके नाम पर मैंने एक कॉलेज की स्थापना अपने मित्रों के सहयोग से, सगे संबंधियों के सहयोग से की, जो आज इस जनपद का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। चलिए, इसके अब चलते हैं थोड़ा इस समय के जो मुद्दे हैं उन पे। मुद्दा ये कि अब चल रहा है निर्माण कार्य, शिलान्यास हो चुका है, निर्माण कार्य चल रहा है और अब सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है हनुमानगढ़ी वाले इलाके में। और वहाँ पे हम लोग गए और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि साहब यहाँ पर तो अभी मुआवजा वगैरह कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, दुकानदारों को नोटिस पकड़ा दिया गया है कि खाली करो, और उनके पास संकट है कि बोल रहे हैं हम जाएं कहाँ और हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। और उनको दिवाली पे नज़रबंद कर दिया जाता है, कोई भी इवेंट होता है उसमें नज़रबंद कर दिया जाता है। तो व्यापारी ही बोल रहे हैं कि सर हमको ही अयोध्या के यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर जाके बसाएंगे तो हम वहाँ से वहाँ क्या बेचेंगे। देखिए, अयोध्या का जब से फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया तो देश भर के लोग अयोध्या आ रहे हैं। इसमें माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का सपना भी है कि अयोध्या इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने साफ साफ कहा कि हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं, किसी को बसा के ही उजाड़ा जाएगा, उजाड़ने का हमारा कोई प्लान नहीं है। जो भी व्यापारी वर्षों से जिनका व्यापार चल रहा था, 3 जगह पर हम लोगों ने दुकानें चिन्हित की हैं। उसके बावजूद इसमें 85% दुकान किसी की जा नहीं रही है। 15% जिनको दुकानें जिनकी जाएंगी उनको पास एरिया में उनके सहमति के आधार पर उनको दुकान हम लोग मुहैया कराएंगे। तत्पश्चात उनको यहाँ से अभी ऐसा, चूँकि सर्वे चल रहा अभी, तो तमाम चीज़ पाइपलाइन में है, तमाम विकास योजनाएं। तो ये जो विस्तार तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, वो मार्किंग हो चुकी है दीवार भवनों पे, मार्किंग किए हैं, लेकिन अभी काम आगे नहीं बढ़ा है। चूँकि अब दुकानें बनेंगी, दुकानों का भी टेंडर हो गया, मेरे टेढ़ी बाज़ार के पास है, और भी जैसे 85% दुकानें बच रही हैं, सबकी दुकानें नहीं जा रही हैं। व्यापारियों के हितों का ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बृहद योजना बनाए हैं। सबको विस्थापित करके उनकी सहमति पर ही, जबरन किसी की दुकान नहीं खाली कराया जाएगा, उनके सहमत के आधार पर ही हम लोग लेंगे।
लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि सर कि मतलब वहाँ पे अब इस तरह की बाइनरी है कि साहब 10 जो किराएदार हैं, किराएदार दुकानदार हैं, उनको अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो मालिक दुकानदार हैं उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किराएदार को बोला जा रहा है कि 10,000 मुआवजा देंगे या बहुतों का 1 लाख दे देंगे, और मकान जो मकान मालिक है वो भी बोल रहा है कि सर हमको सर्किल रेट से आधे पे मुआवजा दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये जो विसंगति है कि उसमें आधे से ज़्यादा लोग किराएदार हैं। तो किराएदार हैं तो मुआवजा तो हम मालिक को देंगे, कंपनसेशन इनको देंगे, तो हम व्यापारी को भी दे रहे हैं। और दुकान इनको, चूँकि वहाँ पर दुकान कर रहे हैं, तो इनको दुकान अलग जगह पर, जैसे राम जन्मभूमि का जो ये क्रॉसिंग 3 है, इसके पास हम लोग दुकान टेढ़ी बाज़ार बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर देने का है। रेलवे स्टेशन रोड पर भी हम लोग 100 दुकान बनाने जा रहे हैं। तो जिसकी जिस उसको प्राथमिकता में रखते हुए उनको उस लोकेशन पर अच्छी जगह पर दुकान देंगे। चलिए, मान लीजिए, मतलब इस बातचीत का मतलब मैं ये निकाल के चल रहा हूँ कि जो समस्याएं आएंगी आप उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए इस पूरी बातचीत में सर थोड़ा सा अब पिछले 3-4 महीनों का जो एक विवादित क्षण रहा उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। 2 नेताओं का मैं नाम लूँगा, उनसे कभी क्या हाल फिलहाल में मुलाकात कभी हुई? पवन पांडे और संजय सिंह, क्या इन लोगों से कभी बातचीत और मुलाकात रही आपकी? पवन पांडे चूँकि हमारे शहर के हैं तो उनसे तो सार्वजनिक आयोजनों में 10 बार भेंट हो चुकी है, लेकिन संजय सिंह से मेरी कभी लाइफ में भेंट न हुई है, और नहीं तो कभी नहीं हुई है, ना इधर भी कभी नहीं। आज तक लाइफ में मेरी कभी भेंट नहीं। तो यहाँ व्यूअर्स को बता दें अपने कि अब जो बातचीत होने जा रही है ये लैंड डील्स का एक मुद्दा है अयोध्या के, जिसको कहा गया कि कथित रूप से एक भ्रष्टाचार है। ये इस तरह की बातें हुई, खबरें चली, कई जगहों पे आपने सुना होगा, देखा होगा, तो हम उस पर बातचीत करना चाह रहे हैं आगे। सर, ये बात अयोध्या की सड़कों पर हम 4-5 घंटे से घूम रहे हैं और व्यापारियों से भी मिल रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, लोकली एक बड़ा मुद्दा है कि क्या भगवान राम की मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया? देखिए, इसमें कहीं दशमलव की गुंजाइश नहीं है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनका राम में आस्था ही नहीं था, और ना किसी का साहस, ना किसी की। हम लोग श्रद्धा से जुड़ने वाले लोग हैं। जिन लोगों का वो लोग नाम लेते हैं वो लोग अपना जीवन समर्पित किए हैं इस आंदोलन के लिए, इस भारत माता के लिए। दशमलव में 1 रुपये का यदि भ्रष्टाचार कहीं होता, 1 रुपये का, तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लेता। अच्छा सर, ऋषिकेश जी, आपका नाम रवि मोहन जी और दीप नारायण जी, ये 3 नाम बार बार आते हैं, और आप लोग साक्ष्य हैं, सारी लैंड डील्स के साक्ष्य हैं। हाँ, सारी लैंड डील के हम साक्ष्य नहीं, जिनका विवाद हुआ है, जिन पर उन्होंने वो सवाल उठाया था, उस पर उन्होंने, मैं विटनेस के तौर पर उसमें था, मात्र मेरा उसमें गवाही थी। चूँकि ट्रस्ट ने भी पैसा बैंक टू बैंक दिया है, सारी चीज़ पारदर्शी है। किसको क्या दिया, इसका क्या रेट है, आप घूम रहे हैं तो यहाँ रेट भी तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या रेट में लिया। हम तो मात्र विटनेस थे। मेरे ऊपर जो उन लोगों ने उंगली उठाई थी केवल पॉलिटिकल स्टैंड था। जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय पर जिन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया, वो लोग इस पर ये डील करने लगे। और ऐसे आदमी पर भी उठाए कि जिन्होंने फिजिक्स के लेक्चरर थे, माननीय चंपत जी, और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भारत माता के लिए। माने ये लोग तो स्वप्न में नहीं सोच सकते, हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, लेकिन अब वो पॉलिटिकल स्टंट है, उसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं सर, लेकिन अब अभी मौका है तो अगर आप सफाई दे सकें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे एक ज़मीन का मुद्दा है, वो ज़मीन सबसे ज़्यादा प्रकाश में रही कि जिस पे कहा गया कि सर ये 5.5 लाख रुपए पर सेकंड के दाम से दाम बढ़ा, कि 2 करोड़ पे खरीदी गई और कुछ मिनट में 18 करोड़ में ट्रस्ट, 2 करोड़ में खरीदी गई और ट्रस्ट ने फिर उसको कुछ मिनट के अंतराल पे उसको 18 करोड़ में खरीद लिया। वहाँ पर भी जो लीगल विटनेस आप तीनों लोग, जिसमें से रवि मोहन जी आपके भांजे हैं और दीप नारायण जी आपके समधी के साले हैं। रवि मोहन जी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वैसे यहाँ 400 ब्राह्मण है, मेरा 400 रिश्तेदारी हो जाएगी। हाँ, दीप नारायण जी जरूर मेरे भांजे हैं। जो है सत्य वो मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ। रवि मोहन आपके समधी के साले हैं। मेरी बेटी अभी 14 साल की है, उसकी मैंने शादी ही नहीं की है।
ये तब ये कोरिलेशन कहाँ से उठा के लाया गया है? वो अब जो ले आए, जो दीप नारायण मेरे भांजे हैं। चलिए, दीप नारायण जी को तो भांजा मानते ही हैं आप। लैंड डील्स में आप लोग लीगल विटनेस हैं और कुछ मिनट का अंतराल है, उस पूरे दो लैंड डील साइन होती है। एक में 2 करोड़ के प्राइस पे खरीदी जाती है और दूसरे में 18 करोड़ की प्राइस पे ट्रस्ट को खरीदी जाता है। मान लीजिए हम चंपत राय को हटा दें, राम मंदिर ट्रस्ट को हटा दें कि वो नहीं पता, ठीक है, वो स्क्रूटनी नहीं कर पाए, लैंड आया उनका, मान लीजिए एक समय के लिए मान लेते हैं उनको लैंड एक्विजिशन में करना है, लैंड ग्रैब करना है मंदिर के लिए, उन्होंने पैसा पे कर दिया, लेकिन उस क्वेश्चनेबल लैंड डील में आप लोग विटनेस हैं। देखिए, मैं तो विटनेस हूँ कि मेरे समक्ष ये डीडी, ये पैसा उनको ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, वो पैसा उनके खाते में गया। किसी भी प्रकार का जो गुमराह किए कि ये 2 घंटे की डील थी, कि उन्होंने 2 घंटे में लिया, तो वो सौदा उनका, जब हम लोग उसमें जब ये बात उठी तो गए, उनका 10 साल का सौदा था, 3 उनके एग्रीमेंट थे और उनकी ज़मीन थी। अब वो एग्रीमेंट धारक 9 लोग थे, उन्होंने बाकी चीज़ें तो बताई नहीं। तो हम लोगों ने जब उसकी तहकीकात की तो उनका 2011 का पहले एग्रीमेंट था, फिर 17 का एग्रीमेंट था, फिर बैनामा था, बैनामे से फिर एग्रीमेंट था, फिर ट्रस्ट ने लिया। उन कुल मिला के वो 9 लोगों का था। 9 लोगों से पूरा ट्रस्ट ने उसको खरीदा। तो इसमें कहीं दशमलव का भ्रष्टाचार नहीं है, तो तिल का केवल ताड़ बनाया गया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो पुरानी ज़मीन थी, वो दो घंटे का सौदा नहीं था। 4 महीने तो ट्रस्ट को लग गया सौदा तय करने में, तो 2 घंटे में कौन डील हो जाएगी? ज़मीन तय करने में हुआ होगा ना सर। मैं ये तो मतलब ये ऐसी बात है, मतलब इसको मैं अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं कि ये मेरे पास एक ज़मीन है और ये आयुष बैठे हुए हैं, ठीक है, आयुष की ज़मीन है, आयुष मुझसे ख़रीदना चाहते हैं और हम लोग के बीच में बातचीत चल रही है 4 महीने से। हम लोग भी घर गांव में ज़मीन खरीदे बेचे हैं, ठीक है, तो आयुष से मेरी बातचीत हो रही है कि आयुष बोले कि सारा सिद्धांत भाई आपकी ज़मीन खरीदनी है। हम बोले हाँ ले लो 18 करोड़ में या 19 करोड़ में। आयुष बोले अरे नहीं ज़्यादा है, 18.5 में कर लीजिए। तो बातचीत करते करते हमारे और आयुष के बीच में 18 करोड़ पे एग्रीमेंट हो गया, तो हमने साइन कर दिया। आयुष को पता ही नहीं है कि हम ये 2 करोड़ में खरीद के। यही सवाल उठता है, वाली पार्टी को नहीं पता है ना, लेकिन जेरी ने मान लीजिए इसको, जेरी विटनेस है पूरे के। ऐसा उदाहरण दिया तो मैं समझा दूं कि आयुष ने आपको ज़मीन दे दी, ठीक है, आयुष इतने बुद्धिहीन नहीं हैं कि वही ज़मीन 2 करोड़ में देंगे और उतनी से कम ज़मीन 8 करोड़ में बेचेंगे। बुद्धिहीन नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला तो कर सकता है ना ऐसा। नहीं, कैसे करेगा? जिसकी ज़मीन थी उसने अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट कर दिया 9 एग्रीमेंट धारकों, ठीक है, उन 9 एग्रीमेंट धारकों ने आपसी सहमति के आधार पर 2 लोगों के नाम ज़मीन कराई, उनको पैसा पे करके जिनकी ज़मीन थी उनसे अपने नाम कराया और आधी ज़मीन जिनके नाम थी उसको सीधे ट्रस्ट को कराया। ये एग्रीमेंट धारकों का काम। वो तो 18.5 करोड़ की थी ही नहीं, 26.5 करोड़ का सौदा था वो। उन्होंने आधी डील को दिखाया, आधी को दिखाया नहीं। 26.5 करोड़ की डील थी, 2 करोड़ की जमीन 26 करोड़ में बिकी है। वो 2 को 18.5 बता रहे हैं, जो पूरी ज़मीन 2 करोड़ वो दिखाते हैं कि 2 करोड़ में लिया और 18 में बेच दिया। वो टोटल ज़मीन वो दिखाते हैं केवल 80 बिस्से का, लेकिन ये ज़मीन 180 बिस्से थी। वो पूरी बात को न दिखाया गया, न चैनल पर दिखाया गया, न जनता को दिखाया। वो जाते तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आयुष जी को मान लीजिए इनकी ज़मीन 10 करोड़ की थी, अब आइए सपोज इस पर इन्होंने अपनी 10 करोड़ की ज़मीन आपको एग्रीमेंट की बहुत पहले से, 10 साल से डील रही हो, 5 साल से, 7 साल से, उनके सारे रिकॉर्ड थे। वो 10 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ की इनसे ले लिया ट्रस्ट ने और बाकी ज़मीन आधा सीधे ले लिया जिसका लैंड था। तो इसमें कौन सा भ्रष्टाचार? केवल गुमराह किया गया, समझाया नहीं गया। जो 2 को 18 बताया गया, ऐसा नहीं है। जैसे नहीं आपने आयुष जी का उदाहरण दिया, तो मैं आयुष जी के 10 करोड़ मिलना है किसी पार्टी से, मान लीजिए आप खरीद रहे हैं, आपसे इनको 10 करोड़ मिलना है, 8 करोड़ आपने इनके सीधे खाते में दे दी और 2 करोड़ आपने इनको दिया। फिर आपकी ज़मीन थी, आपकी पूरी लैंड के मालिक थे, आप ट्रस्ट को या किसी को, थर्ड पर्सन को आप अपने रेट बेचे। एक ज़मीन का 2 लोगों ने भुगतान किया। हाँ, आपका ये कहने का 2 लोगों ने भुगतान किया, तो ये वो आधा आधा सच क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं सामने आया? ये बात आप पहले क्यों नहीं रखी गई?
ये कहा जा रहा है कि ऋषिकेश उपाध्याय इसमें जवाब नहीं देते हैं। नहीं, जब ऐसा है कि विषय ट्रस्ट, मैं तो गवाह हूँ, मैं आपको पहले फिर कह रहा हूँ, जब ये ट्रस्ट का आरोप भी आपके ऊपर है। ट्रस्ट तो बोल चुका है कि भाई हमारा लैंड डील सारा मुद्दा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं भी तो कह रहा हूँ, उनका तो एक एक चीज़ खाते में है, जब वो दिया है सब कुछ। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो जिम्मेदारी 1 रुपए की बात करता हूँ। हम लोग जो हमारे श्रद्धा के केंद्र, जिनके लिए हम लोग जीवन भुगतान कर दिए हैं, जिनके लिए हम जीवन दान कर सकते हैं, उससे हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। वो वही सोच सकते हैं जो राम को काल्पनिक मानते हैं। मतलब आप शो स्टॉपर टाइप की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि ये भगवान जी का नाम ले लो और ये बोल दो, फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो 1 रुपए भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ तक कि राजनीति की सन्नास, लेकिन वो भी आए बात बताएं। अगर उनको आस्था हो तो मैं सशपथ बता सकता हूँ, लेकिन वो भी आए ना, तो अगर पॉलिटिकल आरोप लगाना है तो उसका कोई जवाब नहीं है। एक और लैंड है दीप नारायण जी ने जो खरीदी थी 20 लाख में, और 3 महीने में उसका दाम लगभग 1000 गुना बढ़ा और वो 2.5 करोड़ में बेची गई ट्रस्ट को। दीप नारायण जी से आपने संबंध भी स्वीकार किया है अपना। अब जो बात आप ये उठा रहे हैं, मैं कहाँ उठा रहा हूँ, नहीं, उठी हुई बात है। अब तो बातचीत करने का मौका मिला है तो सिंगुला पूछ लिया जाए। इसको तो हम चूंकि पुरानी बातें हैं, दीप नारायण जी की जो बात है, वो उनका वहाँ पर पैतृक घर है। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पैतृक ज़मीन दी है, और दीप नारायण से सस्ती ज़मीन ट्रस्ट ने आज तक ली ही नहीं है। जब वहाँ मंदिर को विस्थापित करना था, तो जिन मंदिर को ज़मीन दूसरी जगह देना था, तो ज़मीन दीप नारायण ने अपना घर सहित पैतृक संपत्ति दे दी ट्रस्ट को। फिर उसमें भी बातें छिपाई गई ना। फिर उन्होंने बगल में ज़मीन ले ली अपने मकान के लिए। दूसरे मंदिर वाले भी चाहते थे कि नहीं, हम लेंगे तो यहीं लेंगे। फिर उनसे ट्रस्ट ने भी बात किया, तो उन्होंने, उनका घर है जिन इस प्रकार से जो बात करते हैं, हम लोगों का उसमें कोई वो नहीं है। फिर उन्होंने वो ज़मीन दी, उसमें 1 करोड़ 28 लाख उन्होंने टैक्स अदा किया 2.5 करोड़ में। अब तक की जितनी भी डील हुई है, जितना भी ट्रस्ट ने लिया है, उसमें दीप नारायण ने सबसे सस्ते में ज़मीन दी है। आपने ये तो बता दिया कि 1 करोड़ 28 लाख टैक्स जमा किया और ट्रस्ट ने सबसे सस्ती ज़मीन ली है, लेकिन वो 1000 गुने का जो डिफरेंस है 3 महीने के दरमियान बना है, वो क्लियर नहीं हो रहा है सर इस जवाब से कि वो 3 महीने में 1000 गुना बढ़ा कैसे। वो सबसे सस्ती ज़मीन है 2.5 करोड़ की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 1 लाख की हो। मुद्दा ये है कि वो एक रेडिकल इंक्रीज़ है, वो समझ में आने वाला नहीं है। इसकी बात हो रही है, आपने वो नहीं बताया कि ज़मीन का दाम 20 लाख से 2.5 करोड़ कैसे हुआ। ऐसा है कि उन्होंने ट्रस्ट से मांग की कि इसमें टैक्स पड़ेगा, तो टैक्स भी जो है, तो लैंड बेचने वाला क्यों टैक्स देता है? लैंड खरीदने वाला टैक्स पे, इसीलिए तो उसका दाम बढ़ गया। टैक्स तो लैंड खरीदने वाला देता है। उन्होंने ये दिया है 2.5 करोड़ में 1 करोड़ 28 लाख टैक्स दिया, तो माइनस करिए कितने की ज़मीन हुई। अच्छा, 2.5 करोड़ में 1 करोड़ 28 लाख जमा कर दिया। 1 करोड़ मान लीजिए आपका बचा 1 करोड़ 22 लाख। 1 करोड़ 22 लाख में 10-5 लाख का स्टैम्प लगा होगा। 10-5 लाख का स्टैम्प लगा, ठीक है। 10-5 लाख का स्टैम्प लगा, ठीक है, मान लीजिए आपका हो गया 1 करोड़ 15 लाख। तो आप जोड़ लीजिए। क्या 20 लाख की ज़मीन 1 करोड़ 15 लाख में बेची गई? अब 20 करोड़ की ज़मीन, 20 लाख की, 20 लाख की ज़मीन 1 करोड़ 15 लाख की बिकी, या जो आया हो वह तो पुराना मामला है, तो मैं करंट में नहीं बता सकता हूँ क्या है। अरे सर, हाल फिलहाल का मामला है। अरे भाई 5-6 महीने हो गया, इतना मैं 1 12 की उनको पड़ी कि 1 10 की पड़ी कि 1 15, मैंने लमसम यही होगा। अरे एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इस गणित को समझना चाह रहा हूँ। आयुष के एग्जांपल से लेते हैं। आयुष ने अपनी ज़मीन मुझे बेची, ठीक है। आयुष हम और हाँ, कैमरा बंद करिए तो मैं समझा सकता हूँ। हाँ, अब आप बात कर लीजिए तो मैं समझा देता हूँ। नहीं, आप बताइए ना, कैमरे में बता दीजिए क्या बात। आप बात करिए ना, तुम आप बात। आयुष, चलिए, आयुष ने अब मुझे ज़मीन बेची, ठीक है। आयुष ने मुझे ज़मीन बेची अपनी, एक बोल दिए कि सर अपना ये ले लीजिए, ये 10 लाख की ज़मीन है, ले लीजिए। और ठीक है भाई, हम लोग गए और वहाँ पर पट्टा वट्टा लिखे, पूरा लैंड डील साइन हुई कोर्ट में, दोनों लोग का आईडी आधार कार्ड लगा, सब कुछ हो गया, और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का कागज़ वगैरह लगा। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाई, टैक्स पेड बाई, तो वो तो मैं पे करूँगा ना, बायर पे करेगा जो। इसीलिए तो दाम बढ़ रहा है। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो प्लस GST प्लस ये, इसमें तो ज़मीन खरीद में तो ये सब आता नहीं। तो
तो आदमी अपना जो उसका खर्चा आएगा तो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? अरे तो सर वो तो मान लीजिए, तब ठीक है, चलिए अब यही एग्जांपल समझिए। चलिए ठीक है, आपकी सामान लेते हैं जीएसटी 18%, तो आप ये लेंगे तो इतना लेंगे तो इसमें 30% आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, 8% स्टैम्प देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बात आपकी भी बात मान गए हम। आयुष ने जो जमीन हमको 20 लाख में बेची है, तो आयुष ने टैक्स जमा किया होगा? आयुष ने भी तो ज़मीन खरीदते समय जो 3 महीने पहले आयुष ने खरीदा है उसको 20 लाख में, तो आयुष ने भी तो उस पर टैक्स जमा किया होगा, आयुष ने भी स्टैम्प ड्यूटी जमा की होगी। और 1 करोड़, जो 1 करोड़ 28 लाख और 5-10 लाख वाला स्टैम्प ड्यूटी बना लें, तो 20 लाख वाली ज़मीन तो 5 लाख की फिर पड़ गई इस हिसाब से हमको। इनको आयुष को 5 लाख की ज़मीन अब बेची गई। अब गलत, जैसे मान लीजिए उनकी पैतृक ज़मीन है, उनकी मंदिर की ज़मीन है, तो वो तो नॉन टैक्सेबल है अगर पैतृक होगी तो। वो तो उनका विषय हुआ। आपने इस विषय पर हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे वो उनका विषय हुआ, उनकी कैसी ज़मीन थी, उन्होंने क्या जमा किया, ये तो मैंने दिल का ताड़ हो गया ना। हमने उनकी बात की तो मैंने आपको मतलब ये कैसी ज़मीन थी, पैतृक ज़मीन थी कि आप बात कर रहे हैं? मतलब हम 50 साल के डिफरेंस पे बातचीत थोड़े कर रहे हैं, हम 3 महीने के डिफरेंस पे 1000 गुना के डिफरेंस। बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि आपकी आयुष का उदाहरण दिए कि ये इतने में पड़ा, तो मैंने ये बता दिया कि जैसे कोई मैं तो 3 महीने के डिफरेंस पे बात कर रहा हूँ, मैं तो 3 महीने के डिफरेंस पे बात कर रहा हूँ। वो ज़मीन एक ज़मीन 1 महीने में एक अलग लैंड यूज़ के तहत आएगी और 3 महीने बाद अलग लैंड यूज़ के तहत आएगी? नहीं, 3 महीने में उस ज़मीन का लैंड यूज़ एक ही रहेगा, उस पर एक ही तरह से टैक्स और ड्यूटी रहेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ज़मीन का 3 महीने में लैंड यूज़ नहीं बदल सकता। लैंड यूज़ की बात ही नहीं है, तो उस पर एक ही तरह से 3 महीने बस एक ही तरह से टैक्स लगेगा ना। तो एक ही टैक्स की तो मैं बात कर रहा हूँ। आपने बात 2.5 करोड़ की, उसमें उन्होंने 1 करोड़ 28 लाख टैक्स दिया, ठीक है। और जो जो भी लगा हो, मान लीजिए 35, 4 दूनी 8, हाँ, 1 मान लीजिए, मोटा मोटा 140 मान लीजिए, 140 पे पड़ गया एक जमीन। हाँ, तो बचा 110। वही तो बोल रहे हैं, यानी 20 लाख की जमीन 1 करोड़ 10 लाख में बेची गई, ये मान रहे हैं आप? 1 करोड़ 10 लाख का तो दस्तावेज है ही है भाई। और ड्यूटी 20 लाख पे नहीं हुई होगी, आपको नहीं लगता है? ड्यूटी और टैक्स 20 लाख वाली जिसने खरीदा, दीप नारायण ने 3 महीने पहले खरीदा, तो उसने नहीं टैक्स पे किया होगा? क्या ही होगा भाई, तो उसका जमीन तो और सस्ता पड़ा होगा, 8 लाख का 7 लाख का पड़ा होगा। फिर यही तो हम नहीं समझ पा रहे। यही तो मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ सर, कि आप 20 लाख की ज़मीन को पे टैक्स और ड्यूटी नहीं गिन रहे हैं, आप 2.5 करोड़ की ज़मीन पे टैक्स और ड्यूटी गिन दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो बाइनरी क्यों नहीं क्लियर हो रही है? बाइनरी आपको को वकील क्लियर कर पाएगा कि कोई आपका नाम है। नहीं, अब उसको हम नहीं इसलिए क्लियर कर सकते कि आप, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या हमने उनसे लिया, उनका विषय है, ठीक है। विषय के साथ साथ वो उनकी पैतृक ज़मीन थी, ठीक है। पैतृक ज़मीन नॉन टैक्सेबल होती है, अगर उस पर भी बात आ रहे हैं तो मैं उसको भी क्लियर कर दूं। पैतृक ज़मीन पर टैक्स नहीं। जब मैं कोई फ़ायदा मुझे मिलेगा, जैसे मैंने ये ज़मीन इतने में ली है, इससे 1 रुपये भी बढ़ेगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा, इसलिए उन्होंने टैक्स की मांग की कि इसमें तो इतना मुझे टैक्स पड़ जाएगा, इसलिए टैक्स उन्होंने दिया। पैतृक ज़मीन पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, और लेकिन ट्रस्ट को बेचा तो ट्रस्ट ने बोला कि भाई टैक्स ले लो इस पे। हमारे यहाँ तो पैसा जो है किसी को नंबर 2 में तो दिया नहीं जा सकता। मैं कब बोल रहा हूँ सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि टैक्स दिया। नंबर 1 का पैसा है तो वो टैक्स की उन्होंने किया, तो उन्होंने वो लिया। एक चीज़ बताइए ऋषिकेश जी, मैंने 2 लैंड की बात की, अभी 2-4 लैंड, उसमें 2-3 चीज़ें और आ सकती हैं, लेकिन क्या आपको ये विषमता नहीं लगती है? ये आपको ये थोड़ा सा मतलब एक विषमता नहीं समझ में आती है कि जो सबसे कंट्रोवर्शियल लैंड डील्स हैं उसमें आप गवाह हैं, लीगल विटनेस? मैं केवल इसमें गवाह हूँ, जो ये 180 विषय की थी, वो 18 वाली, उसमें मैं विटनेस हूँ। बाकी वो सब लोकल लोग हैं, सब सीधे बात करते हैं, हम उसमें थोड़े हैं। विटनेस तो इस बात का होता है कि आपने ये पैसा इनको दिया है। आपने विटनेस बनने का क्यों स्वीकार किया? मतलब क्या हुआ था? क्या राम मंदिर ही और कि देखिए उसमें तो ये रहा कि राम मंदिर बन रहा है, कोई कहा विटनेस कर दीजिए, तो हम कैसे करें? हम कागज़ वेरीफाई किए थे? अरे भाई, कागज़ ज़मीन वेरीफाई क्या, वो इस बात का होता है, वेरीफाई में गवाह इस बात का होता है कि इस सौदे का मेरे समक्ष इन्होंने ये पैसा दिया है जो मेरे समक्ष है, वो इतना ही होता है विटनेस। बाकी पीछे जो भी हुआ उससे बाकी पैसे का लेन देन आपके सामने हुआ, बस इसकी गवाही है, वो बस होता है कि ये ड्राफ्ट मेरे समक्ष रजिस्ट्री ऑफिस में इनको
दिया गया है, इसका विटनेस होता है। बाकी ज़मीन की जांच वो ट्रस्ट के लीगल सेल हैं, सब जांच होती है, उसके बाद वो सब करते हैं। इस घटना के बाद क्या मुलाकात हुई दीप नारायण से एक बार भी? हाँ, एक बार हुई। पूरे घटनाक्रम के बाद अब बातचीत हुई कि जो है अब थोड़ा उनका तो घर उजड़ी गया, तो सोचे थे कि हम बगल में हो जाएंगे, तो थोड़ा तकलीफ़ तो उनको है भी, और ये अनावश्यक बदनामी भी आई। तो थोड़ा वो तकलीफ़ में थे। आपको तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ़ राम के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। अब जो लोग प्रोपोगंडा पार्टी हैं, हम उनके लिए हम क्या जवाब देंगे। मैं तो जानता हूँ, नीचे भी जानता हूँ, ऊपर जानता हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। अच्छा, 5 नया पैसा कभी भी इस प्रकार से नहीं सोच सकते। ठीक है, आखिरी सवाल इस पे बस यही है कि इस पूरी बातचीत के बीच में आपने एक बात की कि कैमरा बंद करिए तब समझाऊं। आपने ये क्यों कहा था? आपने ये क्यों कहा कि कैमरा बंद करिए तो समझ? उसी को बीच में ला रहे थे ना कि सब ये कैमरा बंद करने का मतलब ये है कि आयुष जी को बीच में ला रहे हैं, तो मैंने कहा उसको बंद करिए तभी समझाइए। आयुष तो बैठा हुआ है, मैं खुद रेफरेंस दे रहा हूँ। तो आप दे रहे हैं, तो मैंने कहा फिर आप पूछिए मुझसे सवाल। कैमरा बंद करवाने की बात नहीं बोलनी थी। नहीं, कैमरा बंद मने आप संस्था की वो आपने कहा कायु जी, फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, आप पूछिए तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम आपसे डील कर रहे हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी करेंगे। ये कहा जाता है ऋषिकेश जी के बारे में, अयोध्या में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऋषिकेश जी लच्छा में फंसा देते हैं बात के। लच्छा में फंसा देते हैं बात के ऋषिकेश जी। नहीं, लच्छा मीन्स मैं समझा नहीं। अच्छा, नहीं, हमसे तो ज़्यादा फेर कोई बात ही नहीं कर सकता। हम तो 2 गुणे 2 वाले हैं, 2 गुणे 2 मैं बात करता हूँ। हाँ, हो सकता मेरा राजनीतिक इससे नुकसान भी होता है। ये मेरे बारे में पता करेंगे। होता है राजनीतिक आपको? बिल्कुल होता है। जैसे किसी काम नहीं होना है तो मैं बता दूंगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उसको भ्रम में नहीं डालता हूँ कि मेरे यहाँ 4 राउंड लगाए। अगर उसका तत्काल काम होने लायक नहीं है तो मैं उसी समय बताता हूँ कि काम आपका नहीं हो पाएगा। आज आप हो सकता है मुझसे नाराज़ होकर जाएं, लेकिन 2 महीने बाद आप मेरी प्रशंसा करेंगे। नाराजगी लेकर जाएंगे आपसे सर? नहीं, मैं उससे कहता हूँ जो मुझसे मिलने आता है, उससे कहता हूँ कि अगर आपको हो सकता मेरी बात खराब लग रही हो, लेकिन जब आप बाद में 2 महीने बाद सोचेंगे कि हम आपको 10 दिन दौड़ाते ठीक है टालते, तो वो हमारे सिद्धांत में भी नहीं है। तो ये पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया थी ऋषिकेश उपाध्याय जी की कि 2 का 18 कैसे हुआ, 20 लाख का 2.5 करोड़ कैसे हुआ। तो इस पर प्रतिक्रिया थी। और ये जो पूरा मुद्दा है, मसले हैं, लोकल व्यापारियों के मुद्दे हैं। लोकल व्यापारी तो बातचीत में ये भी कहते हैं कि साहब जिस हिसाब से परेशानियां, जिस हिसाब से विसंगतियां देखी गई हैं लैंड डील में, उन्हीं विसंगतियों पर ही उनको मुआवजा दे दीजिए, जो चौड़ीकरण का मुआवजा दे दीजिए, इस तरह की बातचीत करते हैं। आप उस पर आ जाइए। 2 विषय आ गया इसमें, मालिक और ट्रस्ट, ये एक है, वहाँ किराएदार नहीं है। जो विसंगति की मैंने बात की, जैसे मालिक से केवल लेना हो तो ये हमारे दरवाजे की ज़मीन है, आपकी है। हमारा दरवाज़ा खुल नहीं रहा तो हम आपकी कीमत, आप जो कीमत मांगेंगे मैं आपको दे के अपना दरवाज़ा खुलवाऊंगा। अब उसमें कागज आपका है, कब्जा और कोई दरवाजे पर मेरे बैठा है। तो हनुमानगढ़ी का ज़मीन है वो तो अधिकतर से, वो ये विसंगति है। उसके में मालिक और कौन है, पट्टेदार, उसमें तमाम है। पगड़ी दे के कोई 4 लाख पगड़ी दिया होगा, पगड़ी मैंने सिक्योरिटी, वो किराए पर हैं। कोई 1000 रुपये है, कोई 50 रुपये भी है, कोई 5000 रुपये भी है। तो ये विसंगति इससे मेल नहीं खाती। जैसे ट्रस्ट का परकोटा आ रहा है, ट्रस्ट को मंदिर लेना ही था, ठीक है, मंदिर हमने न बेची खरीदी नहीं है, वो विनिमय हुआ, उनको ट्रांसफ़र करना था। ट्रस्ट ने उनको जो ज़मीन पसंद आई, ट्रस्ट ने वो ज़मीन उनको खरीद के दे दी। दुकानों में इसमें अंतर है, उसमें 2 आदमी की डील थी, इसमें एक तीसरा किराएदार है। जैसे भाई हम गवर्नमेंट के नाम से देंगे तो जिसके नाम ज़मीन होगी उसी को तो दे पाएंगे मुआवजा, आपको तो व्यवहाराना देंगे। चलिए आपकी दुकान गई तो आपको दुकान दे देंगे, जो आप इन्हें पगड़ी दिए हैं नहीं देंगे तो आपको उसी रेट पर दे देंगे जो रेट पड़ेगा। तो हम आपके साथ सिंपैथी है, हम अयोध्या वासी में जो सैकड़ों वर्ष से यहाँ व्यापार के, उनको उजाड़ने के लिए थोड़े बैठे हैं। तो इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इस पूरी बातचीत पर अपनी राय दीजिएगा। लैंड ऑफ देखते रहिएगा। शुक्रिया।